ये सारे टूरिस्ट फॉरेस्ट के उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में चले जाते हैं जहाँ पर यूएस मिलिट्री भी सरवाइव नहीं कर पाई थी, और जो खतरनाक चीज फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है वो किसी को भी जिंदा वापस जाने नहीं देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घने फॉरेस्ट को दिखाते हुए जो देखने में तो एकदम शांत होता है। हमें तो अब उस जगह पर कुछ कपल दिखाए जाते हैं जो किसी से डर कर भाग रहे थे। ये किसी जानवर से भी खतरनाक चीज की आवाज थी। अब यहाँ 19 सारे लोगों में से हमें ल्यूक नाम का एक आदमी दिखाया गया। ल्यूक यहाँ अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो ल्यूक की वाइफ का पैर पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। वो इतनी जानलेवा थी कि उसने ऑलमोस्ट ल्यूक की वाइफ का पैर ही खा लिया था। बेचारा ल्यूक और उसके बचे हुए साथी कुछ नहीं कर पाते। कुछ ही समय के अंदर सिर्फ उसकी हड्डियां ही बचती हैं। ये सारी चीजें अब उसी फॉरेस्ट के अंदर दफन हो जाती हैं। हमें तो अब कुछ समय बाद का मोमेंट दिखाया गया जहाँ एक फ्रेंड्स का ग्रुप अपनी कैंपिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उनमें से मैंडी नाम की एक लेडी होती है जिसका बॉयफ्रेंड जेफ था। जेफ की तो एक बहन भी आई होती है जिसका नाम एलिसा था, और एलिसा अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ थी। उनका तो एक कॉमन फ्रेंड भी होता है जिसका नाम बेन था। तो फिलहाल के लिए ये पांचों लोग कार में बैठकर उसी फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। सभी का यही मानना था कि वो एक साथ कैंपिंग साइट पर बहुत मजे करेंगे। फिलहाल तो वो कई घंटों से ट्रैवल करते ही जा रहे थे उस फॉरेस्ट में, लेकिन अचानक वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। पता चला कि वहाँ पर आगे जाने से मना किया गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं कि आगे जाना खतरनाक हो सकता है। अब आखिर ये किस खतरे के लिए लगाए गए हैं उन्हें तो नहीं पता, लेकिन सभी नीचे उतरकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि उन्हें तो किसी भी हालत में अंदर जाना था। तब जाकर एलिसा बताती है कि वो, उसका भाई और उसके फादर इसी फॉरेस्ट में आया करते थे, यानी वो यहाँ पर शिकार करते और कई सारा टाइम अपना स्पेंड करते। लेकिन एलिसा ने फॉरेस्ट में ये रेस्ट्रिक्शन कभी नहीं देखे थे। बहुत सोचने के बाद कि अंदर जाना है कि नहीं, तब जाकर जेब भी उनकी सहमति लेता है। जेब ने बताया कि उसने भी कई सारा समय फॉरेस्ट में बिताया है, तो उसे अच्छी खासी नॉलेज है इन सारी चीजों की। इसलिए अब वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे। यानी उन्होंने उन सारे सिग्नल और नोटिस बोर्ड को एकदम इग्नोर कर दिया। सीधा वो अपने सारे सामान उठाते हैं और कार पार्क करके फॉरेस्ट के अंदर निकल जाते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो आगे चलकर मुश्किल में डालने वाली है। अब उनका सारा सफर फॉरेस्ट के अंदर पैदल ही होने वाला था। यहाँ एलिसा अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि उसके फादर मिलिट्री में थे और लास्ट टाइम जब वो गायब हुए तो उनकी टीम को यहीं पर काम दिया गया था। तब से लेकर आज तक एलिसा अपने फादर से नहीं मिली है। यहाँ फॉरेस्ट के अंदर कई देर तक ट्रैवल करने के बाद भी उन्हें कोई अच्छी प्लेस नहीं मिलती कैंपिंग के लिए। तब जाकर एलिसा कहने लगी कि हमें यहीं पर रुककर फिर बाद में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके भाई जेफ का कुछ अलग ही कहना था, क्योंकि उसके हिसाब से जितना हो सके दिन के समय हमें ट्रैवल कर लेना चाहिए, रात के समय ही टेंट बिछाकर वो आराम करेंगे। अब दोनों के अंदर इन्हीं सारी बातों पर काफी डिस्कशन होने लगी। जेफ और एलिसा लड़ रहे थे तो बाकी फ्रेंड्स उन्हें बैठकर देखने लगते हैं। अब उन्हें में से मैट नाम का लड़का थोड़ा हल्का होने के लिए पीछे चला जाता है। अपना काम करते दौरान जेफ की अचानक नजर जाती है किसी बैग के ऊपर। वो पेड़ के पास जब बैग देखने के लिए चला गया तो पता चला कि वो तो किसी यूएस मिलिट्री सोल्जर का है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है मैट को नहीं समझता। वो बिना कुछ किए वहाँ से सीधा अपने साथियों के पास आ गया और वो बात किसी से शेयर भी नहीं की। इतने डिस्कशन के बाद सभी जेफ की साइड लेने लगे कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन सारे दोस्तों ने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन अब काफी रात हो जाती है। इतनी देर हो चुकी थी लेकिन अभी भी उन्हें कैंपिंग साइट के लिए अच्छी जगह नहीं मिली है। अब सभी लोग तो जेफ के ऊपर शक करने लग जाते हैं क्योंकि उसके ही भरोसे वो अंदर आए थे। जेफ भी एकदम हताश होता हुआ दिखाई दे रहा था कि उसका अनुमान एकदम गलत हो रहा होता है। सभी एकदम डिसअपॉइंटेड थे जेफ के इस डिसीजन से। लेकिन अब बाकियों को पेड़ के पीछे कुछ तो दिखाई देता है। वो जब अपनी टॉर्च लाइट लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें किसी की डेड बॉडी के एकदम छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए। पहले तो लग रहा था कि ये किसी जानवर के हैं, लेकिन ध्यान से देखा गया तो पता चलता है कि ये किसी इंसान के हैं जिसे बुरी तरीके से मारकर यहाँ फेंक दिया गया। और सच्चाई थी कि ये किसी और की नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत में दिखाई गई उस ल्यूक नाम के आदमी की वाइफ की डेड बॉडी है। सभी इस पूरे मंजर को देखकर काफी शॉक हो गए थे। उनके अंदर की हिम्मत जवाब दी गई थी और कैसे भी उन्हें फॉरेस्ट से बाहर निकलना था। पर अचानक चारों तरफ एक अजीब सी आवाज गूंजने लग जाती है। सभी के सभी ये डरावनी आवाज सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं। अब तो वो इतना घबरा चुके थे कि सीधा अपनी कार की तरफ भागने लगे क्योंकि वो खतरनाक आवाज तो बढ़ती ही जा रही थी। जैसे तैसे वो भागते हुए एक प्लेस पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ तो दिखाई दिया। वो जो भी चीज थी काफी बड़ी होती है और किसी चीज को खा रही थी।
ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई खतरनाक क्रिएचर है जो इतने सालों बाद जिंदा हो चुका है इस फॉरेस्ट के अंदर, और उसी ने ही अब तक के सारे कत्ल किए हैं। बाकी सब तो एकदम शांत रहते हैं, लेकिन क्रिएचर ने उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लिया था। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना शिकार ढूंढ लिया है। बाकी सबके अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दूसरी तरफ भाग कर जाने लगे। धीरे धीरे वो चट्टान के पास आकर छुप जाते हैं ताकि वो क्रिएचर इतनी बड़े फॉरेस्ट में उन्हें ढूंढ ना सके। जेफ तो बेचारा सभी को शांत करा रहा था और उसे तो गिल्ट होता है कि उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। वो जो कोई भी अनजान क्रिएचर था उससे बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए जेफ ने जब अपनी नजर घुमाई तो उसे साइड में एक बड़ा घर दिखाई दिया। तो अब जेफ सभी को प्लान बताता है कि हमें भागते हुए उस घर के पास जाना है, तुम सब वहाँ जल्द से जल्द पहुंचो, और वो खुद यहाँ रहकर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाएगा। ये चीजें सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी काफी डर गई, क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक हो सकता है। वो क्रिएचर जेफ को भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन जेफ उन्हें कई बार समझाता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जेफ अगर तुम सभी को यहाँ पर लेकर आया है तो वही बाहर निकालेगा। जेफ ने भी प्रॉमिस कर दिया कि तुम सब जैसे ही घर में पहुंचोगे वो भी पीछे पीछे आ जाएगा। ये बातें जब कंफर्म की गई तो जेफ के अलावा जितने भी लोग थे वो घर की तरफ बढ़ने लगे। जेफ एकदम बहादुर की तरफ वहाँ अकेले ही खड़ा था, लेकिन फिर उसके ठीक पीछे से वही आवाज आती है। पता चला कि बड़े बड़े दांतों वाला वो क्रिएचर उसके पीछे है और अब जेफ के ऊपर लगातार हमला करने लगा है। जेफ के पास तो खुद को बचाने का चांस ही नहीं मिला। क्रिएचर के मुंह और नाखून के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स आ रहे थे वो उसे फाड़ देता। मैंडी, एलिसा और बाकी सारे लोग थोड़े ही दूरी पर होकर ये सब देख रहे थे। एलिसा तो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी फ्रेंड्स उसे खींचते हुए घर के अंदर लेकर चले गए। इस तरीके से डायरेक्टली लड़ने जाना यानी उस क्रिएचर का खाना बनना। तो फिलहाल वो सब घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। उस अनजान बड़े दांतों वाले क्रिएचर ने तो जेफ को खत्म कर दिया होता है, लेकिन बाकियों की तरफ से काफी आवाज आ रही थी, इसीलिए वो उनके पीछे गया। तुरंत ही दरवाजा ओपन होता है और जो लोग उसके अंदर रहते थे उन्होंने बाकियों को अंदर ले लिया। अंदर घुसने से पहले क्रिएचर ने मैंडी का पैर भी पकड़ लिया होता है, लेकिन घर के अंदर रहने वाली एक लेडी ने फ्लेयर जलाई और उस क्रिएचर की तरफ फेंक दिया। आग देखकर वो अनजान सा क्रिएचर एकदम डर जाता है और पीछे हट जाता है। जल्द से जल्द मैंडी को अंदर लेकर उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। सारी खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन क्रिएचर अंदर आने की बहुत कोशिश कर रहा था। सभी एकदम शांति से बैठे हुए थे ताकि थोड़ी देर में ही ये चले जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो क्रिएचर बहुत कोशिश करता है अंदर आने की, लेकिन फिर बाद में वहाँ से दूर निकल जाता है। सभी घर के अंदर बैठकर चैन की सांस लेते हैं। उस घर के अंदर तो काल और बैक नाम के एक कपल रहते थे, और ये एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि वही कपल हैं जो कहानी की शुरुआत में ल्यूक नाम के आदमी के साथ भाग रहे थे। बैक तो मैंडी के पैर पर लगे हुए जख्मों को अच्छी तरीके से मरहम पट्टी करने लगी, और वहीं काल बाकियों को समझा रहा था कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्रिएचर घर के अंदर नहीं आएगा। शॉन लगातार ट्राई कर रहा था कि वो किसी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुला ले, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं होता। तभी हमें ऊपर की तरफ से कोई दूसरा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूक था, जो अभी भी उनके साथ जिंदा है। ल्यूक कहने लगा कि अब उस क्रिएचर को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, और हूं न हूं वो हर बार ट्राई करेगा अंदर घुसकर हमें मारने की, और यहाँ से निकलना नामुमकिन है क्योंकि क्रिएचर हमें जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। ल्यूक की बातों से तो सभी डर कर डिमोटिवेट होने लगे। तब जाकर बैक नाम की लेडी उन सभी को बताती है कि हम कल रात ही यहाँ पर फंसे हुए हैं। हम तो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन गाड़ी खराब होने के कारण उन्हें एक रात यहाँ बितानी पड़ी, और तब से ही उस क्रिएचर से डर के मारे वो यहाँ पर आकर छुपे हुए हैं। उसने तो ल्यूक की वाइफ को भी बुरी तरीके से खत्म कर दिया। बचने के लिए उन्होंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी, जिससे अंदर आने का मौका ना मिले, लेकिन उन्हें यहाँ से दूर तो जाना होगा ही। उस मोमेंट पर बैक का हस्बैंड काल बताता है कि बेसमेंट वाला एरिया मौजूद है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन जितने बार भी उन्होंने निकलने का ट्राई किया तो वो क्रिएचर वहां पहुंचकर उन पर अटैक करता है, यानी वो प्लान तो एकदम बेकार है। अब यहाँ उन्हें पता था कि क्रिएचर वापस आएगा, तो सब ये इंश्योर करने लगे कि हर एक चीजें बंद है अच्छे से। मैंडी, एलिसा और मैट भी उनकी मदद करते हैं उन दरवाजों को बंद करने के लिए, लेकिन एलिसा को इन सारी चीजों में कुछ गलत लग रहा था। वो ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्रिएचर जानबूझकर उन्हें एक जगह पर फंसाए रख रहा है। वो अगर चाहता तो इन बैरियर्स को तोड़कर अंदर आ सकता था, लेकिन कोई तो बात है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुई है। मैट तो तुरंत ही एलिसा के पास आकर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक क्रिएचर है और हमें उससे बचकर यहाँ से निकलना है। दोनों के बीच में थोड़ी डिस्कशन हो ही रही थी, तभी क्रिएचर उन लकड़ी के बैरियर के पास आने लगा। वो तो उन्हें तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लगातार वो घर के चारों तरफ ही घूम रहा था। एलिसा और मैट भी बाकियों के पास चले जाते हैं। काल ने तो अभी आइडिया दिया
दिया कि अगर हम ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाएं तो हो सकता है कि वो क्रिएचर हमारे बॉडी हीट को सेंस ना कर पाए और यहाँ से दूर हो जाए। सभी एक एक करके ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब एक कमरे में इंटर करने वाले थे तभी दिखाया गया कि सामने वो क्रिएचर है, यानी वो ऊंचाई पर आराम से चढ़ भी सकता है। तुरंत ही कार्ल और मैट ने दरवाजा बंद किया और क्रिएचर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। कई देर तक उन्होंने दरवाजा पकड़ कर रखा ताकि क्रिएचर अंदर ना घुस जाए, लेकिन तभी क्रिएचर ने दरवाजे में से छेद करके अपना नुकीला हाथ निकाला और सीधा कार्ल के हाथ पर जख्म दे दिया। अच्छी बात ये हुई कि शॉन सही समय पर वहाँ पहुँच जाता है एक स्प्रे लेकर। उसने तुरंत ही क्रिएचर के आंख में वो स्प्रे मार दिया। क्रिएचर पीछे हट जाता है डर के मारे। तुरंत ही बाकियों ने भी मदद की और दरवाजे के सहारे एक फर्नीचर खड़ा कर दिया। इससे एटलीस्ट क्रिएचर दरवाजे को ओपन नहीं कर पाएगा, लेकिन ल्यूक साफ कह देता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उन्हें इस घर से निकलकर एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। वो सारे घबराए हुए लोग एक साथ बैठे हुए थे और प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है। ल्यूक तो सभी को यही समझाता है कि वेट करके कुछ मतलब नहीं, ये जगह क्रिएचर ने देख ली है तो यहाँ से निकलना तो बनता है। लेकिन कहीं न कहीं एलिसा कह रही थी कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, शायद मदद के लिए कोई आ जाए, क्योंकि हमने कांटेक्ट तो किया ही है। उनके फैमिली मेंबर्स के फ्रेंड्स पुलिस ऑफिसर हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है। सभी यही उम्मीद में बैठे थे, लेकिन ल्यूक ने सब सच बता दिया। वो कहने लगा कि उसने भी कांटेक्ट किया था ऑफिसर से, लेकिन उनमें से कोई भी अब तक यहाँ नहीं आया, तो हमें उनके भरोसे ना रहते हुए सीधा सड़क की तरफ भागना चाहिए। अगर सड़क पर हमें कोई और मिल गया तो उससे हम मदद मांग सकते हैं। ल्यूक की इन अनजान बातों से तो सभी डिमोटिवेट हो जा रहे थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल बातें कर रहा था जिससे कि उनकी जान बच जाए। ल्यूक के पास एक प्लान होता है कि अगर उनमें से कोई क्रिएचर का निवाला बन जाए तो क्रिएचर उसे खाने में बिजी हो जाएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भागने का मौका मिल सकता था। अब ये काम तो साफ साफ सुसाइड है, क्योंकि उस खतरनाक क्रिएचर से कोई नहीं जीत सकता। सभी इस प्लान से एकदम डरने लगे थे, लेकिन फिर मैट सामने आता है। मैट ने उनसे कहा कि मैं शायद उस क्रिएचर को चकमा दे सकता हूँ और उससे तेज भाग सकता हूँ। ये बात सामने लाने पर एलिसा काफी गुस्सा हो गई। एलिसा तुरंत ही मैट को लेकर जाकर एक कोने में उससे बातचीत करती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। ये कंफर्म नहीं है कि वो बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैट अपनी कुर्बानी क्यों दे रहा है। एलिसा एक गर्लफ्रेंड होने के नाते इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पर मैट ने बताया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो ये कदम नहीं उठाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। मैट अलग अलग तरीके से एलिसा को भरोसा दिलाता है कि वो सही सलामत आएगा। मैट ने तो एलिसा को वॉकी टॉकी भी दे दी जिससे वो कांटेक्ट करेगा, और मैट का काम है कि क्रिएचर का ध्यान भटकाकर मदद लेकर आना। तब तक बाकी लोग दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। कार्ल भी वहाँ पहुंच चुका था और वो बताता है कि क्रिएचर का ध्यान भटकाने का काम मुझ पर छोड़ दो। सभी आखिरकार इस प्लान से रेडी हो चुके थे, इवन एलिसा भी। तो आखिरकार वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां फॉरेस्ट में वही खतरनाक क्रिएचर है जिसके सामने अगर गए तो वो हमें मार ही देगा, तो उसे चकमा कैसे दिया जाए ताकि हम फॉरेस्ट से बाहर निकल सके। इस कंडीशंस में सोल्जर्स द्वारा अपनाई जाने वाली टेक्निक सबसे बेस्ट होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को उस फॉरेस्ट के अंदर कैमोफ्लेज होना होगा, यानी कि अपने आप को इस तरीके से ढाल लें ताकि हम आसानी से दिखाई न दे। जैसे कि सोल्जर्स इस तरीके से छुपने के लिए कई सारे पत्तों की एक ड्रेस पहन लेते थे। इससे दुश्मनों को पेड़ पौधों के बीच में उन सोल्जर्स के बारे में पता ही नहीं चलता था। या तो दूसरा वे होता है कि अपने ऊपर कई सारी कीचड़ लगा लो। इससे तो सबसे पहले हमारी नेचुरल बॉडी की सुगंध चली जाएगी, और अगर वो क्रिएचर आपके आसपास मौजूद है तो हमें एक ही जगह पर बैठे रहना है। इससे इतना तो कहा जा सकता है कि वो आसानी से देख नहीं पाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें शांत रहना है और अपने सांसों को कंट्रोल करना है। ना तो कोई पैरों के निशान छोड़ने हैं और ना ही कोई पेड़ पौधे तोड़ना है। क्रिएचर को इससे भी पता चल सकता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर फिर भी क्रिएचर ने ऑलमोस्ट आपको ढूंढ लिया है तो ऑब्वियसली उसका ध्यान भटकाना जरूरी है। हमें कोई भी पत्थर या फिर लकड़ी उठाकर अपने से काफी दूर डायरेक्शन में फेंकनी है। इससे क्रिएचर को लगेगा कि वहाँ से कोई भागा है और वो उस जगह पर जाएगा, यानी आपको वहाँ से निकलने का मौका आराम से मिल सकता है। इस मिलिट्री टेक्निक का यूज करके हम बच तो सकते हैं, लेकिन यहाँ कार्ल और उसके साथियों की हालत काफी खराब थी। कार्ल ने हिम्मत की और प्लान के अकॉर्डिंग एक फ्लेयर लेकर बाहर चला गया ताकि वो क्रिएचर का ध्यान भटका सके और अपनी तरफ करे। शॉन घर के ऊपर वाले फ्लोर पर था जो कि नजर रखता है कि क्रिएचर कहाँ पर गया। अब जैसे ही पेड़ के अंदर हलचल होने लगती है और शॉन ने बताया कि क्रिएचर आ रहा है, तब जाकर मैट को आदेश दिया गया और वो दूसरी तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। यानी वो सब हर तरफ से क्रिएचर का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। उन्हें लगा कि उनका प्लान बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन तभी उन्हें वॉकी टॉकी पर सिर्फ मैट के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यानी ये बात साफ है कि क्रिएचर ने मैट को पकड़ लिया है। कार्ल भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो वापस सभी को घर में जाने के लिए कहता है। उनका प्लान बुरी तरीके से फेल हो चुका है। सभी एकदम दरवाजा बंद कर देते हैं और कार्ल को घर के अंदर
लेते हैं। यहाँ ल्यूक ने हर एक चीजें बंद कर दी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रिएचर अंदर घुस जाएगा, लेकिन एलिसा कहती है कि हमें मैट को भी बचाने जाना चाहिए। बेक भी यहाँ ल्यूक से इंसिस्ट करती है कि हमें दरवाजा ओपन करने दो, पर ल्यूक ऐसा नहीं करता। इनफैक्ट उसने तो बेक को मारकर नीचे गिरा दिया था। काफी क्योटिक माहौल क्रिएट हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट अब सभी लोग घर के अंदर आ गए थे। काल को जब ये पता चला कि ल्यूक ने उसकी वाइफ पर हाथ उठाया है तो वो तुरंत ही जाकर उसे मारता है। इतना मारता है कि वो बेहोश ही हो गया। ल्यूक ने जब आंखें खोली तो सीढ़ियों से उसके हाथ बांधे रखे हुए थे। बार बार वो एक ही चीज कहता है कि दरवाजा ओपन होने की वजह से वो सभी को मार देता है। अब यहाँ एलिसा मैट की मौत के बाद बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी। वो तो मैंडी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाली जब तक वो उस क्रिएचर को नहीं मार देगी, उसे चैन नहीं मिलेगा। मैंडी भी बेचारी काफी सदमे में थी क्योंकि उसका भी बॉयफ्रेंड जेफ मर चुका था। दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट इस वक्त सेम होती है, पर यहाँ मैंडी एलिसा को गले लगाकर एक इम्पोर्टेंट बात बता रही थी। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही जेफ के बच्चे की माँ बनने वाली है। एलिसा बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठी क्योंकि उसका भाई अब ये खबर कभी भी नहीं जान पाएगा। एलिसा और मैंडी दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि हम उसे खत्म करेंगे और यहाँ से निकलेंगे भी। थोड़ी देर में बेन वहाँ पर पहुँचता है और उन दोनों को इस कंडीशन में देखकर एक सच्चाई बता देता है। वो बहुत ज्यादा डर चुका था और उसे यहाँ से निकलना है। बेन ने मैंडी और एलिसा से साफ कह दिया कि जेफ का उसके साथ रिलेशन था, यानी कि बेन एक्चुअल में गे है। ये बात सुनने पर मैंडी एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि इन चीजों के बारे में तो उसे अभी पता चला, लेकिन जेफ अब हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। वो सब अब एक दूसरे से झगड़ रहे ही थे, तभी अचानक रेडियो पर एक सिग्नल आता है। तुरंत ही सभी लोग जाकर उस सिग्नल को देखने लगे, लेकिन उसके अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही, सिर्फ उन्हें सांस लेते हुए कोई सुनाई दे रहा था। जब वो इस वॉकी टॉकी से दूसरे वॉकी टॉकी पर सिग्नल भेजते हैं तो पता चला वो आवाज बेसमेंट से आ रही है। सभी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि उसके अंदर जाकर देखना चाहिए, इसके चांसेस ज्यादा हैं कि अंदर क्रिएचर होगा। तो सभी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कई सारे हथियार ले लिए। ये हथियार किस तरीके से काम आएंगे उन्हें नहीं पता, पर अब सभी हिम्मत जुटाकर बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा ओपन किया तो पता चला कि मैट वहाँ पर मौजूद है, जिसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि वो हिल भी नहीं सकता। सभी उसके पास पहुंच गए मैट को वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन शॉकिंग बात हुई कि पीछे की तरफ वही क्रिएचर बैठा हुआ था। वो सब डर गए कि अब क्या किया जाए, लेकिन काल जो एकदम बहादुर होता है उसने सभी को मैट को लेकर जाने के लिए कहा और वो खुद डायरेक्टली टूट पड़ा उस क्रिएचर के ऊपर, यानी अब उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। एलिसा और मैंडी जैसे तैसे मैट को ऊपर लेकर आते हैं, पर यहाँ एक दुखद बात ये हो गई कि उसी क्रिएचर ने बेचारे काल को मार दिया था। थोड़ी देर बाद जब बेक को ये बात पता चली तो वो रोने लग जाती है क्योंकि उसका भी हस्बैंड मारा गया। ऊपर जाने के बाद उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर दिया। एलिसा इस समय मैट के पास होती है जिसकी हालत ऑलमोस्ट खराब थी। उनके पास ना कोई मेडिसिन होते हैं और ना ही कोई फर्स्ट एड के जिससे कि वो मैट का इलाज कर सके। ये बात कंफर्म थी कि मैट बचने नहीं वाला, इसीलिए वो एक इम्पोर्टेंट बात उन्हें बताता है कि उस फॉरेस्ट में एक नहीं बल्कि 2 क्रिएचर्स हैं। सभी ये सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि अब मुसीबत डबल हो चुकी है। अब तो बाहर निकलने के चांसेस भी उन्हें कम ही दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ ल्यूक जिसे सीढ़ी से बांधा गया था वो तो यही उपाय देता है कि हमें मैट को चारी की तरह यूज करना चाहिए। अगर दोनों ही क्रिएचर्स का ध्यान इस पर भटक जाए तो हम पीछे वाले रास्ते से निकल सकते हैं। ल्यूक की इन बातों से एलिसा उसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगी क्योंकि उसके अंदर इतना सेल्फिशनेस भरी थी कि वो अपने बारे में ही सोच रहा था। एलिसा तो ल्यूक को डांटकर एकदम से शांत करा देती है। अब यहाँ एलिसा एक प्लान बनाती है अपनी तरीके से। उसने कहा कि हम क्रिएचर से भागने के बजाय उसे कमरे के अंदर फंसा देंगे और फिर इस पूरे घर को आग लगाकर उससे मार देंगे। बाकियों को तो ये प्लान समझ में नहीं आता, लेकिन पीछे बैठा हुआ ल्यूक कहता है कि मैं इस प्लान से सहमत हूँ, यानी वो एलिसा के प्लान में पूरी सहमति दे रहा था। अब यहाँ जब सबको लगने लगा कि ल्यूक उनके साथ है तो बेन जाकर उसका हाथ खोल देता है, लेकिन तभी अचानक ल्यूक एकदम गुस्से में लकड़ी उठाता है और सीधा मैट के ऊपर मारने लगता है। बेचारे मैट के अंदर जो थोड़ी सी जान बची हुई थी वो भी खत्म हो गई। ल्यूक इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसे सिर्फ अपनी जान बचानी है, इसके लिए अगर वो किसी को मार भी दे तो भी चलेगा। ल्यूक ने अब मैट की डेड बॉडी उठाई और कहा कि हम इसे चारे की तरह यूज करेंगे। वो तो उसे गेट के पास लेकर जाने लगा ताकि क्रिएचर्स के सामने फेंक सके। बाकी लोग दूसरी तरफ खड़े हुए थे और उसकी बात सुनते हैं, पर जैसे ही ल्यूक दरवाजा ओपन करने गया तभी उसे तोड़ते हुए एक क्रिएचर अंदर घुस जाता है। क्रिएचर ने बिल्कुल देरी नहीं की और ल्यूक को काटने लगा। उसके पूरे बॉडी ऑर्गन्स बाहर निकल जाते हैं और सभी एकदम हक्का बक्का रह गए। लेकिन
एलिसा, मैंडी, बैक और बेन ट्राई करते हैं कि वो वहाँ से दूर चले जाएं। उस क्रिएचर ने तो एक ही बार में ल्यूक की जान ले ली थी, लेकिन बाकी लोग मौका देखकर बेसमेंट में चले जाते हैं और मैंडी और एलिसा तो अपने प्लान पर काम करने लगे। उन्हें 2 फ्यूल के कंटेनर्स मिल गए तो वो उसे कमरे वाले इलाके में फैलाने लगे, पर अब उनकी ये सारी आवाज सुनकर क्रिएचर का ध्यान वहाँ पर चला गया, इसीलिए वो ल्यूक को खाना छोड़कर बाकियों पर हमला करने जाता है। सभी बेसमेंट वाले एरिया में एकदम डरे हुए थे, पर एलिसा वहाँ पर नहीं थी। वो दरअसल उसी कमरे में छुपी हुई होती है जहाँ पर अभी वो क्रिएचर इंटर कर रहा है। थोड़ा आसपास देखने के बाद जब क्रिएचर को कुछ मिला नहीं तो वो और अंदर चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर एलिसा उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। उसने आसपास और भी ज्यादा फ्यूल फैला दिया और आखिर में वहाँ पर आग लगा दी थी। धीरे धीरे उस कमरे में आग बढ़ती चली गई और क्रिएचर को भागने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो बुरी तरीके से आग में जलने लगता है। देखते ही देखते आग के कारण वो पूरा क्रिएचर जलकर खत्म हो गया। बचे हुए लोग एकदम चैन की सांस लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो बाहर जा सकते हैं। बेसमेंट के पीछे से एक दरवाजा था तो वो वहीं से आगे बढ़ने लगे। यहाँ बैक को अचानक उसके हस्बैंड कार्ल की डेड बॉडी दिखाई देती है तो वो उसे पकड़कर काफी रोने लगी, लेकिन बाकी सब उसे चलने के लिए कह रहे थे क्योंकि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अब यहाँ जैसे तैसे वो निकल ही रहे थे तभी बेन के चिल्लाने की आवाज आई। उस जगह पर अब दूसरा क्रिएचर भी आ चुका था जिसने उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। मैंडी, एलिसा और बैक अब बेन की मदद नहीं कर सकते, इसीलिए वो सब अब बाहर निकलने लग जाते हैं। लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि क्रिएचर का ध्यान भटका हुआ है, पर तभी बैक के पीछे से भी उसने हमला कर दिया। बैक वहीं पर मर जाती है और बाकी सब उसे देखते रह गए कि कैसे क्रिएचर खा रहा है। यानी अब ओवरऑल देखा जाए तो मैंडी और एलिसा ही जिंदा बची हैं। इस समय वो अपने फ्रेंड्स को बचा तो नहीं सकते, इसीलिए अपनी जान की परवाह करते हुए वहाँ से दूर भागते हैं। होप सो कि क्रिएचर उनके दोस्तों को खाने में बिजी हो। मैंडी और एलिसा काफी देर तक भागते रह गए क्योंकि अब दिन का भी समय हो चुका था। उन्हें सब अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होता है और वो दूर भी जा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ के पास आने के बाद मैंडी का पैर फंसा और वो गिर गए। एलिसा उसे बताती है कि हमें रुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्रिएचर एग्जैक्ट उनके पीछे ही था। उसने बिना सोचे समझे हमला कर दिया एलिसा के ऊपर और अपने नुकीले पंजों से एलिसा की बॉडी अलग कर दी। मैंडी इन चीजों को अपनी आंखों से देख रही थी और वो एकदम सदमे में होती है। फिर भी इन चीजों को छोड़कर वो अब दूर भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए। उसे इतना तो पता चल गया था कि क्रिएचर उनकी बॉडी को सेंस करते हुए यहाँ आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले मैंडी काफी ज्यादा दूर चली जाती है और खून से लदा हुआ अपना एक शर्ट दूसरी तरफ फेंकती है। ये इसलिए ताकि क्रिएचर को गुमराह किया जा सके। और अब मैंडी ने वही टेक्निक अपनाई जो कि हमने बताई थी, यानी अपने बॉडी के नेचुरल स्मेल को छुपाने के लिए उसने कई सारी मिट्टी लगा ली थी। और इसका फायदा भी ऑब्वियसली देखा गया क्योंकि वो क्रिएचर उसके पीछे नहीं था। जैसे तैसे मैंडी भागते हुए रोड वाले इलाके पर आती है और वहाँ पर रखी गई अपनी कार को ओपन करती है। वो तुरंत ही बैठकर दूर जाने का ट्राई कर रही थी, तभी अचानक वो क्रिएचर कार के पास आ जाता है और उसके मिरर को तोड़ने लगता है। मैंडी इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो कार को चालू करती है पर वो हो नहीं रही थी। अब तो वो खतरनाक क्रिएचर मिरर को तोड़कर अंदर घुसने भी लगा था। उस क्रिएचर ने तो कई सारे नाखून मैंडी की बॉडी पर मारने की कोशिश की, पर एट द एंड मैंडी का लक अच्छा था। उसने तुरंत ही गाड़ी को आगे ले लिया जिससे झटका लगा और वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है। क्रिएचर को चोट लगी थी और वो उससे उभर ही रहा था, तभी मैंडी ने एक अच्छा डिसीजन लिया। वो चाहती तो वहाँ से दूर भाग सकती थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी गाड़ी को बैकवर्ड लिया। इससे होता यह है कि जो क्रिएचर जमीन पर गिरा हुआ था वो गाड़ी के टायर के नीचे से कुचल जाता है। क्रिएचर का पूरा स्कल एकदम से टूट चुका था, यानी उसकी बेरहमी तरीके से मृत्यु हो चुकी होती है। मैंडी का रास्ता एकदम साफ था, इसीलिए वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल गई। मैंडी भले ही बच चुकी है, लेकिन उसके सारे दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड सब मारे गए। शायद अब वो अपनी पूरी जिंदगी में अकेली होगी और ना ही इस फॉरेस्ट की तरफ वापस आएगी। अब मैंडी के जाने के बाद हमें उसी क्रिएचर की डेड बॉडी दिखाई जाती है। लग रहा था कि अब ये फॉरेस्ट उस आतंक से खत्म हो गया, लेकिन फिर हमें एक और क्रिएचर दिखाई दिया जो कि उसे सूंघ रहा था और उसे पता चल गया कि मैंडी कहाँ पर गई है। यानी कि ये रिवील हुआ कि फॉरेस्ट के अंदर 2 से भी ज्यादा क्रिएचर हैं और जरूर वो आगे चलकर तबाही मचाएंगे ही। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।